हाय, आज से हम लोग उत्तराखंड पीसीएस के लिए करंट अफेयर्स वाले सेक्शन को देखेंगे। हम आपको बता दें, ये करंट अफेयर्स ग्रीन टर्न मैगज़ीन से लिया गया है। ये उत्तराखंड पीसीएस के लिए एक रेलेवेंट मैगज़ीन है। इसके करंट अफेयर्स अक्सर इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज़रूर पूछे जाते हैं। इसी सीक्वेंस में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पहले करंट अफेयर्स वाले, जो कि हाल-फिलहाल में जो उत्तराखंड में जो घटनाएँ घटी हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद से योजनाएँ, उद्घाटन बैठकें, नियुक्तियां, चर्चित व्यक्ति, रिपोर्ट, आंकड़े व सूचकांक को देखेंगे। उत्तराखंड का बजट भी देखेंगे, साथ ही पुरस्कार, सम्मान और खेल खिलाड़ी वाले सेक्शन को भी इसी सीक्वेंस में हम लोग करेंगे। इसके बाद भागीरथ मोबाइल ऐप, जो कि धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा पर आधारित एक मोबाइल ऐप का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है आपके क्षेत्र में जो क्रिटिकल या फिर संकटाग्रस्त जल के स्रोत हैं, उसके बारे में जानकारी साझा करना, ताकि उन संकटाग्रस्त जल स्रोतों का जल्दी से जल्दी निस्तारण किया जा सके। और इसका मेन उद्देश्य क्या है? कहा गया कि प्रदेश के जल स्रोतों, नौलों, धरों व वर्षा पर आधारित नदियों का संरक्षण करने के उद्देश्य से स्प्रिंग एंड रिवर रेजुनिवेशन अथॉरिटी का गठन किया गया, ताकि आपके जो क्षेत्र में संकटाग्रस्त जल स्रोत हैं, उसको जल्दी से निस्तारण किया जा सके। भूकंप की कहर से बचाने के लिए लोगों को उत्तराखंड सरकार ने आईआईटी रुड़की से मिलकर नई तकनीक विकसित कर ली है, जिसका नाम है भूदेव ऐप, जिसके माध्यम से भूकंप आने से पहले लोगों को सतर्क कर देगा, ताकि लोग सुरक्षित जगह पर जाकर अपना सुरक्षा और बचाव कर पाए। देखिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि उत्तराखंड में 2 रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत के लिए मंजूरी मिल गई है। बस ये जानना है कि पहला रोपवे जो है सोन प्रयाग से लेके केदारनाथ तक बनाई जाएगी, और जिसकी लंबाई है 12.9 किलोमीटर। हम देखें, दूसरा रोपवे गोविंद घाट से लेके हेमकुंड साहिब तक, जो कि 12.4 किलोमीटर होगी, इसकी निर्माण की मंजूरी दे दी गई है। तो हमने 2 चीजें देखा। पहला, सोनप्रयाग से लेके केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर का रोपवे बनाई जाएगी, और दूसरा गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 12.4 किलोमीटर तक का रोपवे बनाया जाएगा। तो हमें 2 चीजें याद रखना है बस आपको। अगली बात है, चैटबॉट का अनावरण राज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर गुरमीत सिंह ने किया, जिसका काम है होगा कि महिलाओं को कानूनी संबंधी सहायता, करियर संबंधी परामर्श, वित्तीय सहायता के साथ साथ सुरक्षा उपायों के साथ स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित सहायता प्राप्त कर सकेंगी। चैट उत्तराखंड में 6ठे राज्य वित्त आयोग का गठन हो गया है। इसके अध्यक्ष सचिव एन रवि शंकर जो है, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। बाकी इसके बारे में कुछ खास नहीं है, बस ये जान लीजिए आयोग का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा, जो कि अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली 5 वर्ष की अवधि के लिए अपनी सिफारिश देगा। राइट। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। यूसीसी लागू होने से उत्तराखंड के जो अनुसूचित जनजाति और संरक्षित प्राधिकरण सशक्त व्यक्तियों को और समुदायों को छोड़कर सभी निवासियों पर यह लागू होगा कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विवाह, तलाक, उत्तराधिकार के साथ साथ विरासत संबंधी मामलों में सरल व एक समान कानून को ये डिनोट करती है, या एक समान कानून बनाती है। और इसका मतलब यह है कि चाहे वह व्यक्ति हिंदू हो या मुसलमान हो या फिर अलग अलग जातियों का ही क्यों ना हो, इन चारों लोगों पर या चारों मामलों पर एक जैसे कानून लगते हैं। इसी को यूसीसी भी कहा जाता है। साथ में ये भी जान लीजिए कि विवाह का पंजीकरण कराना भी आवश्यक है। इसके अलावा इसकी पृष्ठभूमि के बारे में देख लीजिए कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। 27 मई 2022 को पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता के मसौदा पर एक समिति का गठन किया। इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना पी देसाई ने की थी। ये आपको नाम याद रखना है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, रंजना पी देसाई। और राष्ट्रपति द्वारा कब इसको मंजूरी दी गई, तो आपको ये याद रख लेना चाहिए कि 13 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई। और लागू कब किया गया है, तो 27 जनवरी 2025 को लागू किया गया है। इसके बारे में एक और देख लीजिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में यानी 44 में के अध्याय 4 के अंतर्गत राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में प्रावधान है कि राज्य भारत के नागरिकों के लिए पूरे भारत क्षेत्र में समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। देहरादून में पहले सोलर मेला कैथिंग का शुभारंभ किया गया। सौर कैथिंग क्या है, तो इसका एक उद्देश्य है कि प्रदेश में 2027 तक 2500 मेगावाट क्षमता वाले सोलर प्लांट्स की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 1000 करोड़
रुपए का आवंटन किया गया है। ये उत्तराखंड सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है कि वाइन टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है और इसके लिए अपनी नई आबकारी नीति को भी बनाया है। और वाइन टूरिज्म के तहत पहला वाइन उत्पादन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो ये है कोटद्वार। इसके तहत गेस्ट हाउस विकसित किए जाएंगे ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके और साथ ही प्राकृतिक सुंदरता को प्रदर्शित किया जाएगा। उत्तराखंड में प्रचुर मात्रा में फल जैसे कि माल्टा, सेब, बुरांस के फूल, नाशपाती और गलगल का उपयोग करके वाइन उत्पादन किया जाएगा। कोटद्वार में एक निजी वाइन इकाई संचालित है और बागेश्वर और चंपावत में नई इकाइयों की स्थापना करने की घोषणा की गई है। इस पहल का उद्देश्य है कि वाइन प्रेमियों को वाइन उत्पादन इकाइयों का दौरा करने, वाइन के इतिहास के बारे में जानने, उत्पादन की प्रक्रिया को समझने व विभिन्न प्रकार के वाइन का स्वाद लेने का अवसर प्राप्त होगा। सख्त भू कानून विधेयक पर विधानसभा की मुहर लग गई है। यह कानून उत्तराखंड के बाहरी लोगों को या फिर उत्तराखंड से बाहर के लोगों को अब राज्य में कृषि कार्य करने के लिए किसी प्रकार का कोई भूमि का आवंटन नहीं किया जाएगा। यह विधेयक 21 फरवरी 2025 को विधानसभा में ध्वनि मत से पारित हुआ। उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण को सुरक्षा के दृष्टि से यह विधेयक लाया गया है, जिसमें कि गैर निवासियों, क्या खास है कि गैर निवासियों को राज्य में कृषि भूमि खरीद पर रोक लगा दी गई है। अब बाहरी लोग देवभूमि में खेती और हार्टिकल्चर के लिए जमीन नहीं खरीद सकेंगे। बीते दशक में उत्तराखंड में खेती किसानी की जमीनें तेजी से इस्तेमाल होने लगी है, जिसके बाद से इस तरह के कानून बनाने की मांग उठी थी। यानी आप कृषि भूमि के लिए जमीन लेते थे कृषि कार्य के लिए, लेकिन किसी और पर्पस में इस्तेमाल करते थे। इस वजह से जो है वहाँ का इन्वायरमेंट भी डिस्ट्रॉय हुआ, साथ ही वहाँ के कृषि भूमि जो है वो भी कम हुए। इस वजह से इस पे रोक लगा दिए गए। लेकिन बाहरी व्यक्ति हरिद्वार व उधम सिंह नगर को छोड़कर शेष 11 जिलों में कृषि व बागवानी के लिए भूमि नहीं खरीद सकेंगे। इसका मतलब यह है कि हरिद्वार व उधम सिंह नगर में आप अभी कृषि भूमि खरीद सकते हैं। आगे की बात है कि उद्योग, होटल, चिकित्सा समेत विभिन्न प्रयोजन के लिए भी भूमि खरीद सकेंगे। इसके लिए संबंधित विभागों की भूमि अनिवार्यता का प्रमाण पत्र लेना होगा। 38वें राष्ट्रीय खेल के बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि इसका आयोजन उत्तराखंड में हुआ था और इसका आयोजन 28 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक इसका आयोजन उत्तराखंड के विभिन्न शहरों जैसे कि नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून, शिवपुरी, हल्द्वानी, रुद्रपुर, पिथौरागढ़ आदि नगरों में कराया गया था। यह पहला अवसर था कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में हुआ है। साथ ही इसमें 35 खेलों का आयोजन कराया गया। इसकी थीम लाइन थी संकल्प से शिखर तक। संकल्प से, ये आपको याद रखना है, शिखर तक इसकी थीम लाइन थी, राइट। मशाल को तेजस्विनी तेजस्विनी नाम दिया गया। साथ में इसकी थीम लाइन क्या थी या फिर खेलों की थीम क्या थी, तो आप ये जान लेना चाहिए, ग्रीन गेम्स। ठीक है, क्या है? ग्रीन गेम्स इसकी थीम थी। खेल का शुभारंभ बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने किया था। और सबसे खास बात और है कि सबसे अधिक किसने पदक जीता था, तो सेना यानी सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक यानी 68 गोल्ड, 26 सिल्वर, ये आपको डेटा याद रखना चाहिए, और 27 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 121 पदकों के साथ सेना या फिर सेना, इसको हिंदी में अगर ऐसे लिखें, ये पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर हरियाणा रहा है। सेना का मतलब ये है कि सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड द्वारा 121 पदक जीता गया और ये राष्ट्रीय खेलों में पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर हम लोगों ने बात किया महाराष्ट्र, जिसने टोटल 54 स्वर्ण यानी 54 गोल्ड, 71 सिल्वर और 76 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 201 पदक जीते थे। इसको अगर पदक के बारे में बात करेंगे तो मैक्सिमम महाराष्ट्र, अगर गोल्ड की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा गोल्ड किसने जीता, तो वो है सेना। अगर टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स या फिर टोटल नंबर
पदक में कितने हैं, महाराष्ट्र ने पहले स्थान पर। हमने 2 बातें करी, एक बार फिर से समझिए। अगर सबसे अधिक गोल्ड कौन सी टीम ने जीता तो इसका आंसर हो जाएगा सेना, ठीक है। दूसरी बात करा कि टोटल नंबर ऑफ पदक या फिर टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स किसने जीते हैं, तो ये है महाराष्ट्र पहले नंबर पर। दोनों आपने डिफरेंस देखा, बस इतना डिफरेंस है। अब हम बात कर लें जो मेजबान राज्य था उत्तराखंड, उसके बारे में भी डिटेल देख लेते हैं। उत्तराखंड टोटल 103 पदकों के साथ, जिसमें कि 24 गोल्ड और 35 सिल्वर और 44 ब्रॉन्ज मेडल के साथ ये 7वें स्थान पर रहा है, ठीक है। तो हमें इतना जान लेना चाहिए। हम लोगों ने बहुत सारी बात करा जो कि आपकी परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा, तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं हम लोग। 38वें खेल का आयोजन हुआ था उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में, जैसा कि हम लोगों ने पीछे बात किया। और टोटल 35 खेलों का आयोजन हुआ और 10,000 स्पर्धियों ने भाग लिया। और इसका थीम लाइन था संकल्प से लेकर शिखर तक, और मस्कट क्या था इसका, मौली, ठीक है, जो कि राजकीय पुष्प मोनाल से अभिप्रेरित है। और मशाल की बात कर लें तो मशाल का नाम दिया गया था तेजस्विनी, और गेम का थीम था ग्रीन गेम्स, ठीक है। और लक्ष्य सेन ने इस गेम का शुभारंभ किया। बाकी हम लोगों ने देखा कि सबसे ज़्यादा गोल्ड सेना, और सबसे ज़्यादा पदकों की बात करेंगे तो वो है महाराष्ट्र, ठीक है। वहीं उत्तराखंड के बारे में हम लोगों ने देखा कि टोटल 103 पदक, जिसमें कि 24 गोल्ड, 35 सिल्वर और 44 जो है ब्रॉन्ज मेडल्स मिले हैं इन्हें। और नंबर पे बात करें तो ये 7वें स्थान पर है राष्ट्रीय खेलों में। तो हमें इतना याद कर लेना चाहिए। और ये आप उत्तराखंड का विशेष है, इसलिए उत्तराखंड के बारे में जरूर याद कर लीजिए। 7वां स्थान था, टोटल 103 पदक, 24 गोल्ड, 35 सिल्वर और 44 ब्रॉन्ज मेडल, राइट। इसके बारे में लास्ट और इम्पोर्टेंट फैक्ट, 39वां राष्ट्रीय खेल मेघालय में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? मेघालय में। तो इतना आपको याद रखना चाहिए राष्ट्रीय खेलों के बारे में। आइए अगला देखते हैं। हाँ, इसको हम लोगों ने देख लिया। एक छोटू सा डिटेल ये भी है कि उत्तराखंड में हिम तेंदुओं की संख्या का गणना शुरू हुआ है। तो हिम तेंदुओं की संख्या 124, ये डेटा याद रखिएगा, 124 हिम तेंदुओं की संख्या उत्तराखंड में, राइट। जबकि भारत में टोटल 718 हिम तेंदुए पाए जाने की पुष्टि की गई है। देश में सबसे ज्यादा हिम तेंदुए लद्दाख में है, जब पूरे हिम तेंदुओं का 58% जो है लद्दाख में है, ठीक है। तो हमें ये जान लेना चाहिए कि सबसे अधिक हिम तेंदुए कहाँ पर है, लद्दाख में, जिनकी आबादी वहाँ पर है 477। उसके बाद से हिमाचल, और उसके बाद से है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में 21 चौथे स्थान पर है। और हमें बस जानना की है कि उत्तराखंड में 124 हिम तेंदुए हैं। सबसे ज़्यादा की बात करेंगे तो वो है लद्दाख में, लद्दाख के बाद आता है हिमाचल प्रदेश और तीसरा है अरुणाचल प्रदेश। इसे सीक्वेंस भी याद रखना चाहिए। ये बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है। डीडी हाट में बनेगा प्रदेश का पहला नक्षत्र भवन। इसके पहले कहाँ का पर नक्षत्र भवन है, तो वे हैं जयपुर, दिल्ली और प्रयागराज में इसके पहले नक्षत्र भवन बनाए जा चुके हैं। और उत्तराखंड में ये पहली बार नक्षत्र भवन बनेगा, जो कि पिथौरागढ़ के डीडी हाट में बनेगा। और इसका बजट है 1.5 करोड़ रुपीस। अब देखिए कुछ लिस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, उसको भी देख लीजिए। अगर आप देखना चाहें, अगर आपको याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। ये कुछ नाम दिए गए हैं, पुराने नाम और नए नाम बदल कर क्या कर दिए गए हैं, इसको आप देखना चाहें तो देख लीजिए। फिर भी एक बार मैं पढ़ देता हूँ। औरंगजेबपुर शिवाजी नगर, गाजीवाली ये आर्य नगर, चांदपुर ये ज्योतिबा फुले नगर, और मोहम्मदपुर जट ये नाम बन जाएगा मोहनपुर जट, और खानपुर कुर्सली ये अंबेडकर नगर है, और इदरसीपुर ये है नंदपुर। खानपुर का नाम बदल कर कृष्णपुर कर दिया गया है, और अकबरपुर फाजलपुर का नाम बदल कर विजयनगर कर दिया गया है। बाकी जिला देहरादून में देखिए ये कौन से जिले का है, तो ये हरिद्वार का है। ऐसे देहरादून का है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आपको पढ़ना हो तो, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये उत्तराखंड का बजट है, इसमें बहुत अच्छे से नहीं दिया गया। अगर आप चाहते हैं इस पर एक नया और सेपरेट और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में इसका डिमांड कर सकते हैं। अगर आप तो इसके बजट की विशेषताएं हैं। बजट की पहली विशेषता ये है कि उत्तराखंड में पहली बार 1 लाख करोड़ से अधिक का आय व्यय यानी बजट पेश किया गया है। बाकी ये सब कुछ फैक्ट दिए गए हैं कि किस योजना के लिए कितने सारे फंड एलोकेट किए गए हैं। तो स्टार्टअप वेंचर फंड 20 करोड़ का है, और प्रवासी उत्तराखंड परिषद के लिए 1 करोड़ का फंड रिलीज किया जाएगा।
रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना के लिए जो शारदा कॉरिडोर से नाम से प्रसिद्ध है वो है 10 करोड़ इसके लिए बजट एलोकेट किया गया। स्मार्ट स्मार्ट सिटी के अंतर्गत एक्सक्लूसिव मोबिलिटी संचालन हेतु 6.5 करोड़ का बजट आवंटन किया गया। बाकी होमगार्ड कल्याण कोष विभाजन के लिए 1 करोड़ और ऐसे ही रेशम फेडरेशन विभाजन विधि के लिए निधि के लिए 5 करोड़। और ये देख लीजिए जो आपको जरूरी है जानना, समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए 30 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है। बाकी और भी इसमें कुछ है, इसको आप अपने सुविधा के अनुसार और अपनी इच्छा के अनुसार पढ़ सकते हैं, हालांकि कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं नमो बजट क्या है। इस एक्रोनिम्स को समझेंगे हम लोग। नमो न से है नवाचार, और ये है ए फॉर आत्मनिर्भर उत्तराखंड, और एम है महान विरासत और ओजस्वी मानव संसाधन। तो आप ये इसकी थीम लाइन थोड़ा याद रखना कि नमो बजट पेश किया गया इस बार नवाचार, आत्मनिर्भर उत्तराखंड, महान विरासत और ओजस्वी मानव संसाधन पे यह पूरी तरह क्या बोलते हैं प्रभावित है या उसी पे ये बेस्ड है। नवाचार में क्या क्या है? नवाचार में है कि पेपरलेस रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, बायोमेट्रिक आधारित आधार का प्रमाणीकरण, और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, मोबाइल फोरेंसिक वैन व ड्रोन सेल के बारे में भी नवाचार के बारे में बताया जाएगा। बाकी और भी कुछ है, जैसे कि बहुत सारे फील्ड हैं, जैसे कि है ऊर्जा दक्ष पंप, फायर हाइड्रेट, बाकी ये सब देख लीजिए। फायर हाइड्रेटेड मशीन, स्मार्ट मीटर, इनोवेशन, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट तकनीक, स्प्रिंकलर प्रणाली, विज्ञान चेतना केंद्र, साइंस सेटल, साइंस सिटी और लैब ऑन व्हील्स, स्मार्ट क्लास। आत्मनिर्भर उत्तराखंड के लिए ये सारे क्षेत्र हैं। कृषि, ऊर्जा संयोजकता, आयुष, उद्योग और अवसंरचना के साथ साथ पर्यटन। और एक और चीज जान लीजिए कि यह सप्तऋषि यानी समृद्धि, सशक्त और विकसित उत्तराखंड पर आधारित है। और ये सप्तऋषि क्या है तो इसके बारे में देख लीजिए। बेसिकली आत्मनिर्भर उत्तराखंड जो है सप्तऋषि सिद्धांत पर आधारित है। सप्तऋषि का इनका अपना मतलब है कि ये सारे फील्ड है, कृषि, ऊर्जा संयोजकता, आयुष, उद्योग और संरचना और पर्यटन, इनको मिलाकर ये सप्तऋषि का एक कंसेप्ट देते हैं। महान विरासत के बारे में कुछ डिटेल्स दिए गए, इसको देखना चाहे तो देख सकते हैं। ओजस्वी मानव संसाधन, बजट का आकार है 1,11,75 करोड़ रुपए। राजस्व व्यय इतना है 59,954.65 करोड़। 41,220 है पूंजीगत व्यय, और पूंजीगत परिव्यय है 14,763.13 करोड़। प्राप्तियां देख लीजिए 101034.75। देखिए इसमें कुछ डिटेल नहीं, ज़्यादा आपको याद नहीं करना है, बस मैं एक बार फैक्ट और फिगर दिखा दे रहा हूँ ताकि आप अगर देखना चाहें तो देख लीजिएगा, बाकी इसको स्किप भी कर सकते हैं। बहरहाल जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये निधि या जो पैसा जो आता है वो आता कहाँ से है ना। तो पहले स्थान पर है स्वयं का कर व राजस्व जो कि 29.38 है प्रतिशत, और उसके साथ दूसरे नंबर पर लोक ऋण जो कि 23.21 है, और केंद्रीय सरकार से सहायता ये तीसरे नंबर पर है, इसे याद करना आपको। पहले नंबर पर है स्वयं का राजस्व कर, और दूसरे नंबर पर है लोक ऋण, और तीसरे नंबर पर है सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जो सहायता प्राप्त होती है वो है। और उसके बाद से केंद्रीय करों में राज्यांश ये है, यानी इस चारों का सीक्वेंस आपको याद करना चाहिए। इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, बाकी ये जो ऊपर के फैक्ट है उससे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। अगली बात जो इंपॉर्टेंट है कि ये पैसा सरकार खर्च कहाँ करती है, यानी रुपए जाते कहाँ है। अगर हम किसी मद के अलावा अन्य की बात करें, मतलब अन्य में सबसे ज़्यादा खर्च होता है, यानी 28.97%। अगर अन्य को छोड़ दे तो सबसे ज़्यादा सरकार खर्च करती है वेतन, भत्ते व मजदूरी के साथ साथ अधिष्ठान व्यय 1 नंबर पर है। अन्य में बहुत सारे खर्चे हैं, बहुत सारे व्यय हैं। तो अगर ऑप्शन में आपको वेतन, भत्ते व मजदूरी वाला पार्ट के अलावा अगर अन्य दिया तो अन्य को आप पहले स्थान पर मार्क करेंगे, यानी इस आधार पर ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, बाकी ये तीसरा हो जाएगा और ये चौथा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर अन्य को स्किप करके, यानी अन्य अगर ऑप्शन में नहीं देता है तो सबसे पहले स्थान पर क्या होगा, वेतन, भत्ते व मजदूरी पहला स्थान पर, पेंशन दिया जाता है वो है दूसरे स्थान पर, और तीसरे स्थान पर क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बृहद निर्माण या इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो पैसे खर्च किए जाते हैं। देखिए इस किताब में बहुत हैब्सर्ड वर्क तरीके से दिया गया है। इसके लिए जब एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा तो उसमें बहुत ही कॉन्क्रीट तरीके से बताया जाएगा। बहरहाल इसको एक बार बस सुन लीजिए। इसमें क्या है,
ये सारे खर्च गरीब कल्याण के लिए और कौन कौन सी योजना के लिए कितना खर्च है ये दिया गया है। आप अगर एक बार देखना चाहें तो देख लीजिए। सामाजिक सुरक्षा के लिए 1811 करोड़, विभिन्न योजनाओं की सब्सिडी 918 करोड़। कभी कभार पूछे जाते हैं कि अन्नपूर्णा योजना के लिए कितना बजट का एलोकेशन किया गया, तो आपको याद रखना चाहिए कि 600 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 207.18 करोड़। ऐसे ही प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के लिए 54.12 करोड़ रुपीज। और ईडब्ल्यूएस आवास हेतु आवंटन 25 करोड़ रुपया। ये देखिए राज्य खाद्यान्न योजना के अंतर्गत 10 करोड़ और पर्यावरण मित्र बीमा योजना के लिए 2 करोड़ बजट का एलोकेशन किया गया है। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए किस मद में कितना आवंटन किया गया? शिक्षा का अधिकार के लिए 178.83%। 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए निःशुल्क पाठ्यक्रम के लिए 59 करोड़ रुपया। और वैसे ही 1 से 8 तक के छात्रों के लिए 23 करोड़ रुपया। और ऐसे बहुत सारे योजनाएं हैं, इसको अगर आप अपनी श्रद्धा के अनुसार याद कर सकते हैं। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए बजट में कुछ घोषणाएं की हैं। इस घोषणाओं को आप देख लीजिए। बजट के कुछ थीम बिंदु भी हैं, इसे भी देख लीजिए कि इकोलॉजी के साथ इकोनॉमी। तो इसके मुख्य बिंदु क्या है? सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना, पर्यावरणोन्मुखी नीतियों का निर्धारण करना और स्वच्छ पर्यावरण व प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण पर बल और स्थिर व सतत पर्यावरण की सुनिश्चितता निर्धारित करना। बस इतना जान लीजिए कि इकोलॉजी के साथ इकोनॉमी भी इस बजट का मुख्य उद्देश्य है। महत्वपूर्ण योजना व प्रावधान। कैंपा योजना के लिए आपको याद रखना है कि 395 करोड़ रुपया, ये आपको याद रखना चाहिए, ये अच्छा। ये जलवायु परिवर्तन शमन हेतु 60 करोड़ रुपए। स्प्रिंग व रिवर रेजुनिवेशन प्राधिकरण सारा के लिए 125 करोड़ रुपए। और बस इसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं है। ये देख लीजिए प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम उत्तराखंड का 2023-24 के लिए 2,46,178 रुपए और 2024-25 के लिए 2,74,064 रुपए अनुमानित है, जो कि पिछले वर्ष से 11.33% की वृद्धि को दर्शाता है। ये आपको याद रखना चाहिए उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में क्षेत्रवार योगदान कितना है। प्राथमिक क्षेत्र के लिए 9.83%, द्वितीय क्षेत्र 43.46%, तृतीय क्षेत्र 46.71% का योगदान है। तो ये था अर्थव्यवस्था से संबंधित जो इस बुक में दिया गया। हालांकि इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा, ये बहुत कम है। बहरहाल आइए आगे देख लेते हैं अगला कौन सा टॉपिक दिया है। तो अगला है कि मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम है धामी अभियान। सवाल ऐसा अगर पूछ दे धामी अभियान क्या लिए है, तो आपको क्या जानना है कि ये है नशा के खिलाफ एक अभियान शुरू किया गया जिसका नाम है धामी अभियान। स्मार्ट औद्योगिक शहर के रूप में विकसित किया जाएगा उत्तराखंड का खुरपिया फार्म। भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके अंतर्गत भारत के यानी देश के 12 औद्योगिक क्षेत्रों को औद्योगिक शहर के रूप में विकसित किए जाने का महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें उत्तराखंड के उधम सिंह नगर को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। और इस योजना के लिए 400 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से दिया जाएगा और उधम सिंह नगर का खुरपिया फार्म जो है इसको औद्योगिक शहर के रूप में विकसित किए जाने का प्रावधान है। आगे ये कुछ खास चीजें नहीं है, ये देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड ने अपनी पहली बर्ड गैलरी खोली है और ये कहाँ पर खोली है, बस हमें ये जान लेना कि देहरादून में उत्तराखंड की पहली बर्ड गैलरी खोली गई है जिसमें हाई रेजोल्यूशन के साथ आप चिड़ियों को या फिर उनका दर्शन कर पाएंगे। राइट। अगली बात इंपॉर्टेंट है कि बद्रीनाथ में नए रावल बनाए गए हैं जिनका नाम है अमरनाथ नाम्बूद्री। और रावल होते क्या है इसे आपको जान लेना चाहिए। रावल बेसिकली मंदिर के मुख्य पुजारी होते हैं और ये परंपरा के अनुसार केरल के नाम्बूद्री ब्राह्मणों को ही रावल नियुक्त किया जाता है। अमरनाथ नाम्बूद्री जो है 21वें बद्रीनाथ के रावल नियुक्त किए गए हैं। बस समझिए जो मेन पुजारी होता है उसे रावल कहा जाता है और ये परंपरा के अनुसार केरल के नाम्बूद्री ब्राह्मणों को ही रावल नियुक्त किया जाता है। बस इतना जानना आपको। इसमें इसके पहले कौन थे, तो ईश्वर प्रसाद नाम्बूद्री इसके पहले रावल थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं।
हाँ, ये सही चीज़ है। देहरादून और हरिद्वार को काउंटर मैग्नेट एरिया घोषित किया गया है। तो आप जानते हैं मैग्नेट एरिया क्या होता है, काउंटर मैग्नेट एरिया क्या होते हैं? तो जैसे कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की आबादी का दबाव कम करने के मकसद सरकार ने देहरादून और हरिद्वार को काउंटर मैग्नेट एरिया घोषित किया गया है। इसके लिए सरकार ने शिक्षा, रोजगार व इलाज के लिए दिल्ली जाने वालों के लिए देहरादून व हरिद्वार में ही दिल्ली जैसी सुविधाएं प्रदान करना इसका उद्देश्य है। देश में और भी बहुत सारे मैग्नेट सिटी हैं, जैसे कि हिसार हरियाणा का है, बरेली है उत्तर प्रदेश का, कोटा है, पटियाला है, ग्वालियर है, और ये सारे मैग्नेट सिटी की तरह काम करते हैं, जो कि दिल्ली से 100 से लेकर 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी सारी सुविधाएं जो दिल्ली में प्राप्त होती हैं उनको उन्हीं स्थान पर पहुंचा देना ही ये काउंटर मैग्नेट एरिया का उद्देश्य होता है। अगली बात है, जोशी मठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। बस ये जान लेना आपको कि जोशी मठ का नाम बदलकर अब ज्योतिर्मठ कर दिया गया, इसमें कुछ खास नहीं है। आगे देख लेते हैं कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए नामित उत्तराखंड की फिल्म रिखुली, ठीक है। उत्तराखंड के चमोली जिले के सुदूर क्षेत्रों में पिछले साल बनी गढ़वाली पिक्चर फिल्म रख्यूली ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए नामित हुई है। रख्यूली को स्वीडन में बीते हुए कई महीनों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और फ्रांस में जुलाई में होने वाली विदेशी फिल्म में चुना गया। बस हमें ये जानना है कि उत्तराखंड की कौन सी फिल्म चुनी गई है, तो यह है रिखुली, और ये गढ़वाली भाषा की एक फीचर फिल्म है, ठीक है। उत्तराखंड के लिए एक बड़ा समाचार ये भी है कि देहरादून में पहली बार स्मार्ट मीटर लगा है, और उत्तराखंड के कहाँ पर लगा है, तो ये है देहरादून में। देखिए, बहुत सारे फैक्ट स्किप किए जा रहे हैं जो कि इररिलेवेंट है। पचवादुन में खुला प्रदेश का पहला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र। पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा एक नए नगर निगम बनाए गए हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ नगर निगम परिषद को उसके मूल नगर निगम का दर्जा दिया गया है। बस इसमें इतना ही है, बाकी और कुछ नहीं देखना। कुरण में मां नंदा लोकजात मेला राजकीय मेला घोषित किया गया, ये जानना जरूरी है आपको। कुरण में आयोजित होने वाला मां नंदा लोकजात मेला अब राजकीय मेला घोषित किया गया है। हाँ, ये जरूरी जानना कि ट्रैक ऑफ द ईयर उत्तराखंड की सरकार ने, ये जान लीजिए कि पिथौरागढ़ का जो सिनला दर्रा है और उत्तरकाशी का सरुताल बुग्याल है, इन दोनों को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ट्रैक ऑफ द ईयर, और सिनला दर्रा के बारे में अगर पढ़ना चाहे तो देख लीजिए। बस आप ये जान लीजिए ट्रैक ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया, तो पिथौरागढ़ के सिनला दर्रा और उत्तरकाशी के सुरताल बुग्याल को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया। सिनला दर्रे के बारे में जान लीजिए, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के पूर्वी कुमायूं में 5495 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक पर्वतीय दर्रा है। यह दर्रा दारमा घाटी में विदांग को कूथी याक्ती घाटी से जेलिंगकोंग झील से जोड़ता है। बाकी इसमें यह देखिए, ट्रैक लगभग 35 किलोमीटर लंबा है। बर्फ से ढके इस क्षेत्र में पार्वती कुंड, गौरी कुंड आदि, कैलाश कुंड, उत्तर पर्वत, पंचकुल, बेस कैंप जैसे दर्शनीय स्थल हैं। यह दर्रा तिब्बत के भोटिया लोगों के लिए प्राचीन व्यापारी मार्ग का हिस्सा था। बाकी सरुताल बुग्याल के बारे में देख लीजिए। उत्तरकाशी में स्थित सरुताल बुग्याल एक खूबसूरत उच्च हिमालयी घास का मैदान है, और जो प्रकृति प्रेमी हैं उनके लिए स्वर्ग जैसा प्रतीत होता है। बाकी बुग्याल के बारे में देख लीजिए, हिमालय के क्षेत्र से लगभग 3300 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई पर ये बुग्याल घास के मैदान पाए जाते हैं, और अल्पाइन घास के मैदान की श्रेणी में आते हैं। बुग्याल हिम रेखा और वृक्ष रेखा के बीच घास क्षेत्र होते हैं। बुग्याल बेसिकली ये घास के मैदान है। आगे देखते हैं कि देश का पहला महिला सैन्य नौकायन अभियान शुरू हुआ है। तो ये कहाँ से शुरू हुआ है, तो ये देवप्रयाग से शुरू हुआ है। इतना जान लीजिए कि जीएसटी के नाम पर धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए उत्तराखंड चौथा ऐसा राज्य बन गया है जो कि जीएसटी में बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण योजना लागू किया है। इसके पहले कौन कौन से राज्य हैं? इसके पहले गुजरात, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में यह व्यवस्था लागू है। इसका मतलब है जीएसटी में आधार वेरिफिकेशन के साथ ही इसका प्रमाणीकरण किया जाएगा, और ये चौथा राज्य ऐसा करने वाला है। पहले 3 राज्य कौन कौन से? गुजरात, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश। अगला है कि गंगोत्री नेशनल पार्क में अब देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला जा रहा है, और ये भारत का पहला ऐसा सेंटर है या फिर ऐसा केंद्र है जहां पर हिम तेंदुआ को संरक्षित किया जाएगा। कौन सा है? गंगोत्री नेशनल पार्क
और यह प्रोजेक्ट जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम प्रोजेक्ट के सिक्योर हिमालय के अंतर्गत 4.87 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। पिथौरागढ़ में दुनिया की सबसे छोटी तितली ग्रास ज्वेल और सबसे बड़ी तितली गोल्डन वर्ड विंग मनुष्यारी में देखने को मिली है। इसमें बस इतना ही जानना है कि सबसे छोटी तितली का नाम क्या है, तो वह है ग्रास ज्वेल, जो कि पिथौरागढ़ में इसको देखा जाता है या पिथौरागढ़ में देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी तितली की प्रजाति है जिसका नाम है गोल्डन बर्ड विंग, ये मनुष्यारी में देखने को मिलती है। एक और इम्पोर्टेंट डेटा देख लीजिए कि रोजगार सृजन में उत्तराखंड का दूसरा स्थान है। रोजगार सृजन की दृष्टि से उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है और पिछले वर्ष की तुलना में 28% वृद्धि देखी गई है। तो इसे हमें याद करना चाहिए कि रोजगार सृजन की दृष्टि में उत्तराखंड का दूसरा स्थान है और पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 28% रोजगार वृद्धि की हुई है। लीजिए कि उत्तराखंड राज्य जो है एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला दूसरा ऐसा राज्य बन गया जो कि अब एमबीबीएस की पढ़ाई अब हिंदी में कराएगा। ठीक बात है, यह दूसरा राज्य है उत्तराखंड। और पहला राज्य कौन है, तो वो है एमपी यानी मध्य प्रदेश, पहला ऐसा राज्य है जो एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी भाषा में कराती है। बस ये फैक्ट है जानने के लिए कि उत्तराखंड दूसरा राज्य है जो हिंदी में अब एमबीबीएस की पढ़ाई कराएगी, पहला राज्य है एमपी मध्य प्रदेश। एक और फैक्ट देख लीजिए कि देवस्थल एशिया में 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया है। तो ये जान लेना कि एशिया का सबसे बड़ा ये टेलीस्कोप है जो कि देवस्थल में स्थापित किया गया या फिर वहां पे इसका उद्घाटन किया गया। ये आप जानते हो कि भारत और नेपाल के बीच कौन सा संयुक्त अभियान होता है, तो ये होता है सूर्य किरण। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है जो कि पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया है। कि 13,000 फीट की ऊंचाई पर चंद्रशिला चोटी को फतह करने वाली नंदा देवी ने इतिहास रचा है या कीर्तिमान स्थापित किया। सबसे खास बात यह है कि 5 साल की छोटी उम्र में या फिर इतनी कम उम्र में नगर की बेटी नंदा देवी ने 5 पर्वतारोहण पर कीर्तिमान स्थापित किए। इस साल अप्रैल में नंदा देवी 13,000 फीट की ऊंचाई पर चंद्रशिला चोटी पर फतह की है। नैनीताल की मल्ली नगर, ये बस आपको जानना है कि नैनीताल की ये बच्ची है और इंडियन मॉनेटरी फेडरेशन IMF की सदस्य माँ टूसी का दावा है कि 5 वर्ष की उम्र में पर्वतारोहण और 4 वर्ष की उम्र में 13,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचना नंदा देश की पहली बाल पर्वतारोही है। इसके छोलिया और झोड़ा नृत्य की प्रस्तुति को मिला है वर्ल्ड गिनीज ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में, इसका नाम दर्ज हुआ है। हमको बता दें कि पिथौरागढ़ स्टेडियम में जनसभा जब प्रधानमंत्री जी कर रहे थे तो दूसरी ओर छोलिया और झोड़ा लोक नृत्य की प्रस्तुति की जा रही थी। ऐसा पहली बार था जब 5338 फीट की ऊंचाई पर यानी 1627 मीटर की ऊंचाई पर इस तरह के नृत्य को प्रस्तुत किया गया। 3000 से ज्यादा कलाकारों ने इसमें भाग लिया। हालांकि इस तरह का आयोजन करने वाला यह पहला अवसर था और यह लगभग कई घंटों तक इसकी प्रस्तुति दी गई। साथ में इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन ने इसे बाकायदा सर्टिफिकेट के साथ सम्मानित किया है। तो हमें ध्यान क्या रखना परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट ये है कि छोलिया और झोड़ा नृत्य जो है ये उत्तराखंड के नृत्य हैं और इसको गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। इसके पीछे रीजन क्या है कि इतनी हाइट पर करने वाले विशेष प्रकार का नृत्य है और साथ ही इसमें 3000 से अधिक कलाकारों ने एक साथ भाग लिया था। इस वजह से भी इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरिद्वार जिले में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में 3 दिन के वेद विज्ञान व संस्कृति महाकुंभ का उद्घाटन किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने वैदिक ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के महत्व पर बल दिया। कहा कि वेद राष्ट्र निर्माण व वैश्विक स्थिरता में बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सो ये थे अभी तक के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं या फिर समसामयिक घटना पर आधारित जो उत्तराखंड में जो घटनाएं हुई थी उस पर आधारित प्रश्न थे। आगे हम लोग पुरस्कार, पर्सनैलिटी और अन्य विषयों को हम लोग देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर हिट करें और साथ ही इस सीरीज के अगले वीडियो के लिए आप प्रतीक्षा करें। जल्दी अगला वीडियो इसका रिलीज किया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।